Hello students, Namaste. Our chapter 4 Chemical Kinetics is going on. In this chapter, students, we are studying about numericals. Book question. तो न्यूमेरिकल्स को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो केमिस्ट्री में जो चैप्टर 4 है आपका, इस चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन न्यूमेरिकल्स को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमने प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं और आज हम यहाँ पर कुछ जो शेष बचे हुए न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप अपने इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके पास, द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। The rate constant of first order reaction is 1.15 10 power minus 3 second inverse. What will be the time required? What will be time required to decrease the amount of reactants from 5 gram to 3 gram 5 gram to 3 gram। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपने पास। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है और इसके अंदर क्या क्या गिवन है। तो स्टूडेंट्स, आपको रेट कांस्टेंट इसमें दे रखा है और इसमें रिएक्टेंट की इनिशियल अमाउंट और फाइनल अमाउंट दोनों दे रखी हैं और आपसे यहाँ पर टाइम पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा इसको डिक्रीज होने में। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वी आर गिवन, सबसे पहले लिख लेते हैं हम रेट कांस्टेंट के इक्वल टू 1.15 10 पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। और यहाँ पर दे रखा है स्टूडेंट्स आपको इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल अमाउंट को आप ए से डिनोट करते हो ना, ये 5 ग्राम है। और फाइनल अमाउंट को आप किससे डिनोट करते हो? A माइनस एक्स से, ये 3 ग्राम है। ठीक है ना। इनिशियल अमाउंट को तो A से डिनोट करते हैं, फाइनल अमाउंट को A माइनस एक्स से डिनोट करते हैं। तो अब आपको यहाँ पर डिटरमाइन क्या करना है? टाइम। फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड फॉर्मूला आप नोट करोगे यहाँ पर। तो इंटीग्रेटेड फार्मूला क्या होता है इसका? K इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। ये फार्मूला है आपके पास, इंटीग्रेटेड फार्मूला। क्लियर है ना। ये तो आपको पता ही है। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको डिटरमाइन करना है यहाँ पर T, टाइम डिटरमाइन करना है। तो आप T की वैल्यू निकालिए यहाँ पर। और T इक्वल टू क्या हो सकता है? 2.303 डिवाइडेड बाई K लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। यहाँ पर T की वैल्यू आ गई आपके पास। तो अब हमको क्या करना है? अब हमको यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करना है। ठीक है ना। पुट दी वैल्यूज़ को पुट कर दो स्टूडेंट्स। अब देखो, T इक्वल टू
2.303 डिवाइडेड बाई के की वैल्यू क्या है 1.15 10 पावर माइनस 3 लॉग ए की वैल्यू क्या है 5 और ए माइनस एक्स की वैल्यू 3, ठीक है ना। तो ये आपकी वैल्यूज पुट हो गया। अब इसको सॉल्व करिए आप। तो देखो 2.303 डिवाइडेड बाई 1.15 10 पावर माइनस 3, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या log 5 माइनस log 3 लिख सकते हैं ना भाई, डिवाइडेड में माइनस log 3 हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स log 5 की वैल्यू 0.6990, log 3 की वैल्यू 0.4770, ये दोनों की वैल्यू आ गई। ये वैल्यूज़ के लिए मैंने आपको पहले वीडियोस में log की बहुत सारी वैल्यूज़ को नोट कर चुका हूँ, और बहुत सारी वैल्यूज़ को जब नोट कर चुके हैं तो आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि इनकी वैल्यूज़ क्या होती है। तो अब आप इनकी वैल्यूज़ को रखिए इक्वल टू 303 डिवाइडेड बाई 1.15 10 पावर माइनस 3, तो इसकी होगी 0.6990 माइनस 0.4770। कई बार ये 71 भी मिल जाती है आपको और 70 भी नोट कर देते हैं। सबट्रैक्ट कर दो 2.303 डिवाइडेड बाई 1.15 10 पावर माइनस 3 सबट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। कितना बचेगा बताओ 0 2 2 2, ये आपके पास वैल्यूज़ बच गई यहाँ पर, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कर देना है अपने को। अब क्या कर देना है मल्टीप्लाई। तो इसको थोड़ा सा सीधा करके नोट कर दूँ मैं। देखो 10 पावर माइनस 3 है, ये कहाँ चली जाएगी ऊपर चली जाएगी, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है ना। और इसके पॉइंट को आप हटाओगे तो नीचे 10 पावर 4 आ जाएगा, नीचे 10 पावर 4 आ जाएगा। देखो किस तरह से 303 1.15 इंटू 220, ये 10 पावर 4 आ जाएगा और ऊपर 10 पावर 3 चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना। 3 से 4 कट जाएगा तो 10 बचेगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। क्लियर। अब आपके पास क्या वैल्यूज़ बची हैं देखो, ये पॉइंट है, इसकी 30 नीचे आएंगे, इसकी 20 नीचे ऊपर आएंगे, तो ऊपर से 2 से और नीचे की 3 कट जाएंगी तो 1 नीचे बचेगी। तो आपके पास जो टोटल वैल्यू है वो आएगी, ये नीचे 1 बचेगी इंटू 222। इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास टाइम आ जाएगा, वो टाइम आएगा आपके पास जब रेक्टेंट 5 ग्राम से 3 ग्राम बच जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास वैल्यू आती है, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, आप लोग इसको सॉल्व करना। 443.8 सेकेंड, ये हमारा आंसर आ जाता है। आपको ये सॉल्व करना है और सॉल्व करके फिर आप चेक करना कि ये हमारा आंसर ठीक है क्या, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, आपको इजी वे में थोड़ा सा ठंडे दिमाग से इसको सोचना है और हमको ये देखना है कि हमको रिएक्शन के अंदर क्या तो गिवन है और क्या हमसे डिटरमाइन करवाना चाह रहा है, ठीक है ना। तो इजी वे में हम यहाँ पर गिवन अगर हम नोट कर लेते हैं और ये पोर्शन अगर हमको पता चल जाता है कि ये तो हमको दे रखा है रिएक्शन के अंदर और इसको डिटरमाइन करना है, तो आराम से हम इन सब को चेक करके इजी वे में हमारे याद आ सकता है फार्मूला। अब हमको पता ही है इंटीग्रेटेड फार्मूला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने डिटरमाइन कर चुके थे इसको। तो इसमें से हमको रिक्वायर्ड क्या था, टाइम। तो टाइम को यहाँ ले लिया तो के से डिवाइड हो जाएगा, के से डिवाइड होने के बाद आपने वैल्यूज़ को पुट कर दिया सबको, और ये लॉग को जब हमने सॉल्व किया तो ये लॉग 5/3 आ गया है ना। तो इसको log 5 माइनस log 3 नोट कर सकते हैं, वह नीचे है इसलिए माइनस का हो जाएगा, ये आराम से कोई दिक्कत नहीं है। ये log m/n हो गया। log m/n को किस तरह से सॉल्व करते हो, log m माइनस log n, ठीक है ना। तो
इस log 5 की वैल्यू हमने रख दी, ये log 5 की वैल्यू आ गई, log 3 की वैल्यू रख दी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू बची। इस पोर्शन को फिर हमने सॉल्व किया है, ठीक है ना। इस पोर्शन को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 443.8 सेकेंड का टाइम यहाँ पर आता है। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट की जो अमाउंट है उसे 5 ग्राम से 3 ग्राम डिक्रीज होने में 443.8 सेकेंड का टाइम लगता है। क्लियर है? तो आप इसको नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज ट्वाइस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज ट्वाइस केमिकल रिएक्शन का क्या है? रेट ट्वाइस, दुगना है। ऑन इंक्रीजिंग 10 केल्विन इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर 298 Kelvin. Calculate the activation energy of this reaction. Calculate the activation energy of this reaction. इस रिएक्शन के लिए आपको एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स चेक करो व्हाट आर गिवन। देखो वी आर गिवन, यहाँ पर दे रखा है हमको केमिकल रिएक्शन इज ट्वाइस ऑन इंक्रीजिंग 10 केल्विन टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर 298 केल्विन, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखो इनिशियल टेम्परेचर को आप T1 से डिनोट करते हो और ये आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन। क्लियर? अब आप इसमें 10 डिग्री केल्विन टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो। इंक्रीज कितना हो रहा है? 10 डिग्री, ठीक है ना। तो ये इसका क्या बन जाएगा? ये इसका कौन सा टेम्परेचर हो जाएगा? T2 फाइनल टेम्परेचर, यानी कि T2 आ जाएगा। कितना इंक्रीज कर रहे हो? 10 डिग्री। तो 298 में 10 डिग्री इंक्रीज कर दिया, कितना हो गया? बोलो। ये हो गया स्टूडेंट्स 308। कितना हो गया? 308 केल्विन हो गया, ठीक है ना। तो 308 केल्विन हो गया। अब यहाँ पर आपको और क्या दे रखा है? देखो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज ट्वाइस। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या हो गया है? ट्वाइस, दुगना हो गया है। तो स्टूडेंट्स आप लोग रेट ऑफ केमिकल को यहाँ पर शो करेंगे किसके द्वारा? K2/K1 की वैल्यू क्या आ रही है? ट्वाइस आ रही है। यही तो है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट जो होते हैं वही तो होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ये ट्वाइस आ रही है यानी कि दुगना हो रहा है। ट्वाइस आ रही है तो इसकी वैल्यूज हम 2 लिख देंगे, ठीक है ना। और आपको निकालना है क्या? एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी बारे फॉर्मूला में गैस कांस्टेंट आता है कि नहीं आता है? R, उसकी वैल्यू क्या है? 8.314, ठीक है ना। तो आप कौन सा यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करने वाले हो? तो देखो फॉर एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी आपको डिटरमाइन करनी है। तो उसके लिए आप लोग यूज़ करते हो log K2/K1 इक्वल टू
ई ए अपॉन 2.303 आर। तो आपके पास फॉर्मूला आता है 1/T1 माइनस 1/T2, यही तो आता है, ठीक है ना। आपके पास फॉर्मूला यही तो होता है। अरे फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? ये फॉर्मूला हमने निकाला था, और इस फॉर्मूले को हम जब सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या बचता है स्टूडेंट्स, देखो log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R। इसको सॉल्व करके मैं लिख सकता हूँ T2 इंटू T1 डिवाइडेड बाई T1 इंटू T2। इसको सॉल्व करके जब ऐसे नोट कर सकते हैं ना, इसका एलसीएम वगैरह लेकर आप एलसीएम लो इसका, और एलसीएम से आप यही वैल्यू तो निकालेंगे, है ना। तो वैल्यूज़ पुट कर दें, वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ लिख दो पुट द वैल्यूज़, क्लियर। अब आप वैल्यूज़ को पुट करिए। ये थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान रखना, गैस कांस्टेंट है ना, गैस कांस्टेंट है। यहाँ इस जगह पे लिख रहा हूँ मैं 8.314। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स, वैल्यूज़ को रख रहे हैं। देखो log K2 अपॉन K1, K2 अपॉन K1 की वैल्यू क्या है, ट्वाइस, तो क्या हो जाएगा log 2, ठीक है ना। ट्वाइस है इसलिए K2 अपॉन K1 की वैल्यू 2 आ गई, इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R की वैल्यू हम पीछे रख लेंगे, इसमें रखना है। तो T2 की वैल्यू क्या है बताओ, 308 माइनस 298 डिवाइडेड बाई 298 इंटू 308। ध्यान से चेक कर लेना वैल्यूज़ को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स log 2 की वैल्यू क्या होगी बताओ, log 2 इक्वल टू क्या होगा 0.3010, यही तो होती है log 2 की वैल्यू। तो log 2 की वैल्यू रखो 0.3010 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 298,308। अब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकालनी है हमको, तो EA इक्वल टू क्या हो सकता है बताओ। EA की वैल्यू आप जब निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा, देखो 0.3010 इंटू 2.303 इंटू, अब मैं R की वैल्यू रख रहा हूँ बच्चों, 8.314 इंटू 298 इंटू 308 डिवाइडेड बाई 10। EA की वैल्यू ये निकलेगी, समझ आ रही है ना किस तरह से निकालनी है। क्रॉस मल्टीफाइड कर देना, और ऊपर वाली जो वैल्यूज़ है वो नीचे आ जाएगी क्रॉस मल्टीफाइड करेंगे तो। भाई EA के मल्टीप्लाई में कौन आएगा, और फिर बाकी इसके मल्टीप्लाई में ये सब आएंगे, ठीक है ना। इसके मल्टीप्लाई में तो ये सब आएंगे, तो इसके मल्टीप्लाई में ये सब लिख दिए। EA की मल्टीप्लाई में कौन चला जाएगा, ये चला जाएगा और 10 चला जाएगा, तो EA इंटू 10 हो जाएगा। और EA की वैल्यू निकालनी है आपको, तो EA इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, इसके डिवाइड में आएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब सॉल्व करो यार, इसको सॉल्व कीजिए बच्चों। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आ जाती है। क्या आ जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू, ठीक है ना। तो देखो थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ मैं, सॉल्व करते हैं इसको। 0.3010 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ये आता है 19.147। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई आता है स्टूडेंट्स 91,784। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है 91,784 डिवाइडेड बाई 10। क्लियर। ये दोनों के मल्टीप्लाई, इन दोनों के मल्टीप्लाई तो ये आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आ गया।
अब आपको इनके मल्टीप्लाई करने और पॉइंट्स को इरेज करना है, पॉइंट को हटाना है, ठीक है ना, पॉइंट को आपको हटाना है। तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू आती है 528973, 528973.86 डिवाइडेड बाई 10, 86 डिवाइडेड बाई 10, इन सब को सॉल्व करने पर, ठीक है ना। यहाँ 0.7 नंबर को छोड़ के लगता है, इसलिए हमने 2 नंबर तक ले लिया पॉइंट को, बस ज़्यादा लॉन्ग वो आ जाती है नंबर, इसलिए हमने 2 टाइम्स ले लिया इसको बस। अब इसका इसमें डिवाइड करो स्टूडेंट्स 10 का जब डिवाइडेड करते हो तो यहाँ पर क्या आता है बताओ, क्या आना चाहिए? ये पॉइंट 1 टाइम आगे खिसक जाएगा, EA इक्वल टू 52897.38 हो जाएगा जूल पर मोल, ठीक है ना। और अगर ये किलो जूल में निकालना हो तुमने एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू, तो क्या करोगे आप 1000 से और डिवाइड कर दो इसको। अगर इसको हमने किस में निकालना है, किलो जूल में, तो किलो जूल में निकालने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉइंट खिसक कर कहाँ आ जाएगा, इस जगह पर। तो ये हो जाएगी 52.89 किलो जूल पर मोल, ये आंसर आ जाएगा। ये आंसर है आपके पास। आप जूल में भी नोट कर सकते हो, किलो जूल में भी नोट कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी की जो यूनिट होती है वो जूल पर मोल होती है, इसलिए हमने आंसर को किस में निकाला है, जूल पर मोल में। तो स्टूडेंट्स कोई लॉजिकली नहीं लगाया हमने इसमें कुछ भी, बस क्वेश्चन को हमको समझना है। क्वेश्चन को समझना किस तरह से कि यहाँ पर आपको रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन दे रखा है ट्वाइस, यानी कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो दुगना हो जाता है जब आप उसको 10 डिग्री केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो। और ये आपको जानते ही हैं, मैंने आपको पढ़ाया था, एक आपको स्टडी कराया था टेम्परेचर कॉफिशिएंट, और टेम्परेचर कॉफिशिएंट में आपको बताया था कि जब भी आप किसी भी रिएक्शन के टेम्परेचर को 10 डिग्री इंक्रीज़ करते हो तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो 2 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है ना। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन जब आपने केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर जब आपने इंक्रीज़ किया है तो 2 टाइम्स उसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होगा। तो 2 टाइम रेट ऑफ रिएक्शन को आप किस तरह डिनोट करोगे, यहाँ पर रेट कांस्टेंट, क्योंकि रेट कांस्टेंट से ही पता चलता है हमको कि कौन सा रिएक्शन है, ठीक है ना। तो ये ट्वाइस हो गया, K2/K1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, क्लियर। और एक चीज़ और ध्यान में रखनी है हमको, क्या कि जो टेम्परेचर आपको गिवन है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपको यहाँ पर गिवन है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन टेम्परेचर। 298 केल्विन टेम्परेचर पर ये रिएक्शन चल रही थी और इसके अंदर तब आपने 10 डिग्री को इंक्रीज़ किया है। तो इनिशियल टेम्परेचर यानी कि T1 टेम्परेचर तो 298 हो गया जिस पर रिएक्शन इज गोइंग ऑन। देन आफ्टर इंक्रीजिंग 10 डिग्री केल्विन टेम्परेचर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज ट्वाइस। रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होता है, ट्वाइस हो जाता है, दुगना हो जाता है। और उस टाइम पर जो रिएक्शन का टेम्परेचर होगा, जब 10 डिग्री आपने इंक्रीज़ किया है तो वो T2 टेम्परेचर होगा, और T2 टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 10 डिग्री इसके अंदर ऐड कर दो, 308 केल्विन, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको जब इन सारी वैल्यूज़ का पता लग जाएगा तो आराम से आप एक्टिवेशन एनर्जी का जो फॉर्मूला हमने आपको डिटरमाइन किया था उस फॉर्मूले को आप नोट कीजिए, और फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर इस तरह से निकल कर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आप नोट कीजिए इसको, वीडियो को पॉज कर लिया करो स्टूडेंट्स, और पॉज कर इसको फटाक से नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं स्टूडेंट्स। देखो, एक रिएक्शन दे रखी है आपको, इन ए रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन वाज मेजर्ड फॉर डिफरेंशियल इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी एज गिवन फॉलो। तो मैं लिख रहा हूँ इन ए रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में रिएक्शन हो रही है और इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन वाज
गिवन इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, initial rate of reaction was given in table। ठीक है ना, मीजर कर लिया रेट ऑफ रिएक्शन और टेबल बनाई है एक, और उसमें ए और बी की कंसंट्रेशन दे रखी है आपको। और देखो टेबल है बच्चों, मैं बना देता हूँ आपको टेबल। ए के मोल पर लीटर, ए की जो कंसंट्रेशन है वो दे रखी है आपको, टेबल दे रखी है एक स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ए और बी के लिए। ठीक है ना, तो आर मोल इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और ए की कंसंट्रेशन है मोल लीटर इनवर्स, और बी की कंसंट्रेशन आपको दे रखी है मोल लीटर इनवर्स। ये टेबल है आपके पास। ठीक है ना, इसमें कंसंट्रेशन दे रखी है बेटा ए और बी की, और कंसंट्रेशन के बाद देखो पहली कंसंट्रेशन है इसकी 0.20 और बी की कंसंट्रेशन है 0.30, और रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है 5.07 इंटू 10 पावर -5। क्लियर। अदर कंसंट्रेशन इसकी दे रखी है दूसरी 0.20 और 0.10, और रेट ऑफ रिएक्शन है 5 इंटू 0.7 5.07 10 पावर -5 सेम है। और अदर दे रखे हैं स्टूडेंट्स 0.40 और 0.05, और यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन है ये। ठीक है ना, और क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ए एंड बी। ए और बी जो रिएक्शन है उसके लिए आपको यहाँ पर ऑर्डर को डिटरमाइन करना है। तो बच्चों ध्यान से पहले तो क्वेश्चन को समझो कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या हमसे पूछवा रहा है, क्या इसके अंदर डिटरमाइन कर रहा है। देखो आपके पास एक रिएक्टेंट दे रखा है ए, और ये रिएक्टेंट रिएक्शन करता है। ठीक है ना, रिएक्शन करने के बाद कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा, और ऐसे ए जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन दे रखी है आपको। पहली कंसंट्रेशन 0.20, दूसरी 0.20, तीसरी 0.40। ठीक है, इसी तरह से बी रिएक्टेंट लिया गया है, और बी रिएक्टेंट लिया गया है उसकी कंसंट्रेशन ये आपको दे रखी, और इन दोनों कंसंट्रेशन में रिएक्शन का जो क्या है R0 दे रखा है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी कि आपको रेट कांस्टेंट इनको बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं हम? रेट कांस्टेंट। ये कितना दे रखा है, ये वैल्यू दे रखी है तीनों की अलग अलग। अब हमको इसमें बताना है कि जो रिएक्टेंट ए और वी हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं रिएक्शन के लिए, इन दोनों रिएक्टेंटों की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। भाई ए ने रिएक्शन किया है तो प्रोडक्ट फॉर्म किया है, तो ए ने जब रिएक्शन किया तो वहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था, और बी ने रिएक्शन किया है तो प्रोडक्ट फॉर्म किया है तो उस जगह पर बी का ऑर्डर क्या था। तो दोनों रिएक्शनों के लिए आपको ऑर्डर डिटरमाइन करना है इस जगह पर। ठीक है ना, तो ऑर्डर डिटरमाइन करने के लिए आपको डिफरेंट कंसंट्रेशन है वो गिवन है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। बिना ध्यान किए बिना दिमाग लगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और घुमाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपको घूमना नहीं है। बिल्कुल धैर्यपूर्वक पेशेंसली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी हो जाएगा। देखो तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, आप लोग ध्यान से चेक करना। ठीक है ना,
हम इस दोनों रिएक्शनों के लिए, ये जो दोनों रिएक्शन हमको दे रखी हैं, इन दोनों रिएक्शन के लिए अगर हम रेट लॉ लिखना चाहें, अगर हम क्या लिखना चाहें, रेट लॉ, तो रेट लॉ किस तरह से नोट करते हैं, ठीक है ना। तो रेट लॉ लिखना चाहूँ तो मैं स्टूडेंट्स कैसे लिखूँ, यहाँ पे लिख दूँ मैं, सपोज रेट लॉ, सपोज रेट लॉ ऑफ रिएक्शन, ये जो दोनों रिएक्शन दे रखे हैं, इन दोनों रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखना चाहूँ मैं, ठीक है ना। तो रेट लॉ कैसे लिखते हैं, R इक्वल टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ले लें और इसकी जो पावर है उसे मैं P मान लेता हूँ और इसकी पावर को मान लेता हूँ Q। क्लियर है, A की पावर मान ली मैंने P और Q की पावर मान ली मैंने P और Q, ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान करो कि अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो क्या करोगे, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हैं उनके जो कोफिशिएंट हैं उन कोफिशिएंट पर ही तो डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। अगर यहाँ पर 0 आ जाए तो A, ये वाली जो रिएक्शन है इसका रेट लॉ क्या कहेगा, R इक्वल टू K कंसंट्रेशन A की पावर 0। तो यहाँ पर आप क्या बता सकते हो कि इसका, ये कौन सी रिएक्शन है, 0 ऑर्डर रिएक्शन है। अगर इसकी पावर आ जाए 2 तो आप बता सकते हो कौन सी रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, बता सकते हैं ना दोनों के लिए। तो अगर हम बच्चों यहाँ पर P और Q की वैल्यू को डिटरमाइन कर लें, इस जगह पर अगर हम P और Q की वैल्यूज़ को डिटरमाइन कर लेते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों रिएक्शंस के लिए क्या है, पता लग जाएगा ना। क्योंकि भाई ये जो कोफिशिएंट दे रखे हैं, ये जो घातांक दे रखे हैं, पावर जो लग रही हैं, इन पावर के सम के इक्वली तो होता है रेट ऑफ रिएक्शन। अब आपको A का अलग से निकालना है, B का अलग से बताना है, A का और B का अलग अलग से बताना है ना। हम तो चाहे ये मान लें कि A और B दोनों रिएक्टेंट एक साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ये मान लेते हैं, ठीक है ना, एक साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो इसमें इसका ऑर्डर कौन सा है, A का, और इस B का ऑर्डर कौन सा है, ये दोनों अलग अलग डिटरमाइन करना चाहें हम तो दोनों को अलग अलग डिटरमाइन कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो अगर टोटल रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम चेक करेंगे तो इन दोनों की जो पावर हैं उनका सम कर देंगे, उनको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो भी हमारे पास आएगा वो रेट ऑफ वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो अब हमको यहाँ पर डिटरमाइन करना है बच्चों A का अलग से ऑर्डर और B का अलग से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मैंने रेट लॉ की फॉर्म में यहाँ पर आपको नोट किया है और यहाँ पर हमने A की पावर P लगा दी है, B की पावर Q लगा दी है। इट मीन्स अगर हमारे पास P और Q की वैल्यूज़ आ जाएं तो हम बता देंगे कि A कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, B कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। डिटरमाइन करें स्टार्ट। तो देखो चेक करो, तो देखो स्टूडेंट्स, हमको रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर गिवन है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन दे रखे हैं ना, दोनों के रेट ऑफ रिएक्शन दे रखे हैं। और दूसरी चीज़ हमको दे रखी है स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन, A की कंसंट्रेशन दे रखी है, B की कंसंट्रेशन दे रखी है। तो इसी रेट लॉ के अकॉर्डिंग हम इनको सबको वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो देखो मैं इक्वेशन बना रहा हूँ, इन कंसंट्रेशंस को यूज़ करना है आपको। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, 5.0710⁻⁵ इक्वल टू K। A की कंसंट्रेशन कितनी ले ली है यहाँ पर, 0.20, इसकी पावर P। क्लियर। और B की कंसंट्रेशन कितनी ले ली है हमने, 0.30, इसकी पावर Q। P की वैल्यू तो निकाल के ले जानी है हमने। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है ना।
इसी तरह से हम इनका इक्वेशन बनाते हैं। इसमें देखिए 5.07 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल टू के, ए की कंसंट्रेशन 20 है स्टूडेंट्स, पावर पी, और बी की कंसंट्रेशन 0.10 है, पावर क्यू। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। 3 देखो 1.43 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल टू के, ए की कंसंट्रेशन 0.40, पावर पी, बी की कंसंट्रेशन 0.05, पावर क्यू। इक्वेशन नंबर 3। तो ये 3 इक्वेशन हमने टेबल से ऑब्टेन कर लिए हैं, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। इस रेट लॉ के अकॉर्डिंग हमने 3 इक्वेशन टेबल से ऑब्टेन कर ली हैं। और अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर P और Q की वैल्यू को डिटरमाइन करने जा रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं कि आप इन तीनों के तीनों इक्वेशंस को गौर से देखिए। इन तीनों इक्वेशंस में से P और Q की वैल्यू निकालनी है। तो देखो अगर हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड से, इक्वेशन देखो दोबारा से चेक करो। देखो बेटा, इसमें ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है ना, और ये वैल्यू डिफरेंट है। तो देखो क्या करते हैं हम, इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर दो इक्वेशन फर्स्ट से, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आपके पास ओनली Q रह जाएगा। तो आराम से Q की वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी? ऐसा ही करते हैं। तो देखो इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ, इक्वेशन सेकंड इज डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर दिया हमने किससे? फर्स्ट से। कर रहा हूँ मैं, सेकंड ये रही, इसको नोट कर रहा हूँ मैं। तो देखो 5.07 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 5.07 10⁻⁻5 इक्वल टू के 0.20 की पावर P 0.30 की पावर Q डिवाइडेड बाई के 0.20 की पावर Q डिवाइडेड बाई 0.05 नहीं 0.10 है। चेक करो एक बार, इक्वेशन सेकंड को ऊपर लेना है हमने, इक्वेशन सेकंड को ऊपर लेना है, फर्स्ट ऊपर आ गई। तो इसको तो कर दो आप 10 और इसको कर दो आप 30, ठीक है ना। तो इक्वेशन सेकंड इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो देखो सेकंड डिवाइड हो गई फर्स्ट से, चेक कर लो, ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। अब आपने डिवाइड कर दिया, तो अब इसको आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे इसको हम कैसे, ये कट जाएंगे, ये कट जाएगा, क्या बचेगा 1 इक्वल टू ये क्या बचा पॉइंट Q अपॉन 0.30 की पावर Q, यही तो बचा। अब ये जब आपके पास रिमेन्स है स्टूडेंट्स, तो इट मीन्स क्या है, इट मीन्स क्या है, 1 मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। 1 मिनट चेक करते हैं स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो गई बेटा, हम फर्स्ट को डिवाइड करते हैं सेकंड से, तो हम पहले जो कर रहे थे वो ठीक था, 310, ठीक है ना, 0.30 0.10, हमने इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड किया है सेकंड से।
तो फर्स्ट को डिवाइड करते सेकंड से, तो अपने पास ये वैल्यू आ गई। इट मीन्स यहाँ पर आप लोग इनको लिख सकते हो 0.30, 0.10 की पावर क्यू, और इसको क्या लिख सकते हो आप 3 की पावर क्यू लिख सकते हो। तो 1 = 3 पावर क्यू। क्लियर। अब देखो, अगर मैं इसकी पावर क्यू की जगह पर इसका लॉग लेते हैं, जब लेंगे हम, तो 3 की पावर हमको क्या रखनी पड़ेगी, 0 रखनी पड़ेगी। लॉग में कोई भी वैल्यू 0 जब लेते हैं हम, लॉग 0 जब आ जाता है हमारे पास, तो स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू क्या मानी जाती है, 1 मानी जाती है, क्योंकि इधर 1 आ रहा है, इधर 1 आ रहा है, और इसका लॉग लेंगे तो इसकी वैल्यू हमको क्या माननी पड़ेगी, 0 माननी पड़ेगी। क्या माननी पड़ेगी आपको यहाँ पर, 0। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम हेंस Q = 0। तो यहाँ पर Q की वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक है ना। अब चेक करते हैं दूसरी, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते तो इसी पे आ जाता पूरा है। अब चलो Q की वैल्यू तो अपने पास आ गई है, P की वैल्यू निकालनी है हमने। P की वैल्यू के काज है, इसी तरह से आप इक्वेशन 1 तो 3rd यूज़ करनी है आपको, ठीक है ना। और इक्वेशन 3rd के साथ साथ आपको कौन सी यूज़ करनी है कि जिससे आपकी P की वैल्यू निकले आवे। तो इक्वेशन 3rd के साथ आप यूज़ करो, इक्वेशन 3rd को डिवाइड करो बच्चों आप सेकंड से, 3rd डिवाइड कर दो सेकंड से। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इक्वेशन 3rd इज डिवाइड बाई सेकंड। तो इक्वेशन 3rd ले 1.43 10 पावर -5 डिवाइडेड बाई 5.07 10 पावर -5 इक्वल टू के 0.40 की पावर P और 0.05 की पावर Q। ठीक है ना, क्योंकि Q को तो आपको यहाँ से क्या करना है, रिमूव करना है। Q को क्या करना है बच्चों, आपको रिमूव करना है। ठीक है ना। तो ये लिखना है मेरे को कि 0.20 की पावर P 0.10 की पावर Q। तो देखो Q इक्वल टू, तो आप 0 निकाल चुके हो, ठीक है ना। तो ये तो 0 हो गए दोनों, हटा दो इनको। Q की वैल्यू तो आप 0 निकाल चुके हो, तो इनके ऊपर 0 की पावर लिख देंगे तो ये दोनों हट जाएंगे। और आप लोग क्या करोगे, -5 थे -5 हट जाएगा ना, और इससे ये 2 टाइम्स जाएगा, तो 0.20 ऊपर आ जाएगा, 0.20 की पावर P ये ऊपर आ जाएगा। और इधर क्या बचेगा, LHS साइड में इधर बचेगा आपको, देखो नोट करता हूँ मैं, 1.43 डिवाइडेड बाई, ये कट गया ना, 5.07 इक्वल टू, इसको इसमें डिवाइड कर दो, आपके पास क्या बचेगा, के 0.20 P, ये तो बचेगा। सही है ना। चलो के तो के काट दो बोलें, 0.20 P बचेगा। अब आपको ये सॉल्व करना है 0.20 P, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये दोनों पॉइंट हट जाएंगे। जब ये दोनों पॉइंट हट जाएंगे तो आपको 57 क्या करना है, 5.07 में का डिवाइड करना है, किस में, 1430 में, 1430 में डिवाइड करो। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप करेंगे डिवाइड, ठीक है ना। देखो 1.43 × 10⁻⁻⁴
4, तो -4 ले रहे हैं यहाँ पर -4 आएगा भैया, ठीक है ना। तो आप देखो -5 ऊपर जाएगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा, -4 नीचे आएगा, तो ऊपर आपके पास एक 10 बच जाएगा। तो दोनों पॉइंट आप सॉल्व करिए, मैं यहाँ करता हूँ इसको। तो आपके पास आ जाएगा 1.43 × 10 डिवाइडेड बाई 507 इक्वल टू 0.20p, और ये पॉइंट हटा दिए तो आपके पास आ गया, ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू जब आ गई तो अब ये सॉल्व करनी है आपको। तो ये इसका डिवाइड करो, लगभग ये जाएगा 2.8 टाइम्स इक्वल टू 0.20p, ठीक है ना। अब आपको यहाँ से p की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से क्या निकालनी है आपको? p की वैल्यू। तो p की वैल्यू के काज क्या करें बच्चों? लॉग ले लें। क्या करें? लॉग ले लें। और लॉग ले लें तो देखो, लॉग लेने पर बाई टेकिंग लॉग, चलो टेकिंग लॉग, तो ये हो जाएगा log 2.8 इक्वल टू log 2 की पावर p, ठीक है ना। तो log 2.8 की वैल्यू देखो, log 2 की वैल्यू तो है 0.3010 और log 3 की वैल्यू है 0.4770, और आपको लेनी है 2.8 की वैल्यू। 2.8 की वैल्यू लेनी है, तो 2.8 की कितने लें? इन दोनों के बीच की से लेनी पड़ेगी ना 2.8 की। तो 2.8 की आप लोग मान लो, कितना मान सकते हो? log 2.8 के लिए 0.44 मान लो, अप्रॉक्सीमेटली मान रहे हैं हम। 0.44 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा p log 2। p log 2 हो जाएगा ना। और अब log 2 की वैल्यू रख दो यहाँ में 0.44 इक्वल टू p इंटू 0.3010। अब p की वैल्यू निकाल रहे हैं हम थे। p इक्वल टू क्या हो जाएगा? p इक्वल टू हो जाएगा, बताओ, यहाँ लो, यहाँ पे नोट कर रहा हूँ बेटा मैं। यहाँ के बाद यहाँ ले रहा हूँ, तो देखो p इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.44 अपॉन 0.30, ठीक है। और ये लगभग कितनी बार जा रहा है? 1.14 बच गया ना। तो 14 ये कितनी बार जाएगा? 4 या 1.5 मान लो, कुछ भी मान लो। तो p की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 1.4 आ गई, ठीक है ना। तो बच्चों आपके पास देखो q की वैल्यू आ गई और p की वैल्यू आ गई। तो p की वैल्यू तो यहाँ रखेंगे और q की वैल्यू यहाँ रखेंगे। तो अब तुम ऑर्डर बता सकें रिएक्शन को। अब आप लोग क्या बता सकते हो? ऑर्डर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन A इक्वल टू A की पावर क्या थी? P। तो ये आ गई 1.4 और B का ऑर्डर क्या आ गया? 0। Q की वैल्यू क्या आई? 0। B की पावर क्या आई? 0। तो इसका ऑर्डर क्या आ गया? 0। ये आपके पास आंसर आ गया भाई साहब। भाई साहब इस तरह से आपको निकाल के लाना है। थोड़ा सा कठिन तो पड़ता है, लॉजिक है, थोड़ा सा कठिन तो पड़ता है, और हमको यहाँ पर वैल्यूज़ का बड़ा ध्यान रखना है। देखो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, अगर एक भी जो मैथमेटिकल नंबर है वो डिस्टर्ब हो जाए तो उससे दिक्कत हो जाती है। जैसे कि यहाँ डिस्टर्ब हो गया, मैंने पहले -5 नोट किया था, लेकिन ये क्या था? -4। तो इससे पूरा इक्वेशन ख़राब हो जाता है। तो ये -4 जब पुट कर दिया तो उसके बाद हम देखो यहाँ पर निकाल के लाए थे, फटाक से निकले आए हमारे पास।
और अगर ये वैल्यूज़ को हम ध्यान से चेक नहीं करें तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। तो वैल्यूज़ को बड़ा तरीके से आपको चेक करते हुए स्टूडेंट्स आगे बढ़ना है। तो आप लोग बड़े ईजी वे में इसको समझ सकते हो। जो टेबल आपको गिवन है उस टेबल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर रेट लॉ के अकॉर्डिंग 3 इक्वेशन यहाँ पर हमने क्रिएट किए हैं, ठीक है ना। रेट लॉ के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इस टेबल से 3 इक्वेशंस को क्रिएट किया है। 3 इक्वेशंस क्रिएट करने पर उसके बाद हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस किस इक्वेशन का यूज़ करें हम। तो हम इस तरह से इक्वेशंस का यूज करें कि हमको जैसे P और Q निकालना है तो इनमें से एक बच जाए, P तो कट जाए और एक बच जाए तो आराम से Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का हमने यूज़ किया था तो हमको पता था कि सेम वैल्यू हैं, कट जाएंगी तो ओनली क्या हमारे पास रिमेन्स रहेगा Q। तो ईजी वे में हम Q को डिटरमाइन कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। और इसी तरह से आपको P जब निकालना था तो हमको ये दोनों इक्वेशन यूज़ करनी है। तो उस टाइम पर हमको ध्यान क्या करना है कि यहाँ पर भी हमको ये देखना है कि Q तो हम निकाल चुके हैं, ये तो 0 हो ही जाएगा, लेकिन P के लिए ये भी आपस में कटना चाहिए। तो ये ईजी वे में कट कर 2 आ जाएगा। ये दिख रहा था हमको पहले से ही दिख रहा था हमको, इसलिए हमने इन दोनों को यूज़ किया। नहीं तो आप थर्ड और फर्स्ट को भी तो यूज़ कर सकते थे, इसलिए हमने थर्ड और फर्स्ट को यूज़ नहीं किया क्योंकि थर्ड और फर्स्ट सेम रिएक्शन हो रही हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमको ध्यान में करना है और ध्यान में करते हुए अपने रिएक्शन को आगे बढ़ाते जाएंगे और बढ़ाते जाते हुए इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आप नोट कर लीजिए, आपको पता है ना, ये सॉल्व करके लाए हम, इसके बाद ये सॉल्व किया और यहाँ से हम उठा ले गए इसको कहाँ पर, यहाँ पर, ये हमने आंसर निकाला है लास्ट में लाके, ठीक है ना। तो आप इसको सॉल्व कीजिए। स्टूडेंट्स कुछ न्यूमेरिकल्स और भी यहाँ पर बचे हुए हैं, लेकिन आप लोग उनको खुद चेक करके देखेंगे। जो चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल्स यहाँ पर रिमेन्स हैं उनको आप खुद चेक करके देखना और ख़ुद चेक करके देखेंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हमसे ये नहीं हो रहे तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, कमेंट्स में बता देंगे, उस न्यूमेरिकल को और सॉल्व कर देंगे। तो बच्चों इस चैप्टर को हम यहाँ पर फिनिश कर देते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो में आप नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से आपके सामने प्रेजेंट होंगे और नेक्स्ट चैप्टर हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, एडसर्शन वाला। तो चूँकि इसके वीडियो काफ़ी बन चुके हैं न्यूमेरिकल्स के, तो ज़्यादा इसको लंबा ना खींचते हुए इम्पॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स है वो हमने आपको सब सॉल्व करा दिए, जो अब तक के बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं या फिर जिनकी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है वो न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर चुके हो। और अब इस चैप्टर को हम इस वीडियो के साथ ही फिनिश कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ न्यू चैप्टर के साथ ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स।